हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ DRX देवेशपाल और हम लोग रीड कर रहे हैं 11th क्लास की NCERT का चैप्टर 8 सेल बायोलॉजी। तो कुछ चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे और आज हम लोग रीड करने वाले हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो आपको याद रखना है, प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आता है? जीवाणु आते हैं, नीलहरित शैवाल आते हैं, माइकोप्लाज्मा और प्लूरोनिमोनिया समजीव यानी कि PPLO। कई बार क्वेश्चन आया है यहाँ से नीट में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आपको याद रखना है प्रोकैरियोटिक कोशिका से बहुत छोटी कोशिका होती है, काफ़ी तेज़ी से विभाजित होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो जो जीवाणु है इसके 4 रूप हम लोगों को देखने को मिल जाएंगे, एक बैसिलस, दूसरा कोकस, तीसरा विब्रियो और चौथा होता है स्पाइरल। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या क्या होता है। कोशिका भित्ति होती है, कोशिका झिल्ली होती है, लेकिन माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो माइकोप्लाज्मा की बात करें तो ना तो इसमें सेल मेम्ब्रेन होती है ना ही सेल वॉल होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, इसमें विभेदित केंद्रक भी नहीं होता, यानी कि ऐसा केंद्रक जिसमें कोई भी झिल्ली नहीं होती है, इसलिए इसका जो आनुवांशिक पदार्थ है वो नग्न होता है। आनुवांशिक पदार्थ यानी कि बिखराव होता है, वहाँ पे कोई भी कोशिका झिल्ली नहीं होती है। केंद्रक झिल्ली द्वारा परिबद्ध नहीं होता है। कौन? यहाँ पे केंद्रक। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर जो है एक जीनोमिक DNA के अतिरिक्त भी एक DNA होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मिड, ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो ये सारी चीज़ें कि उच्च कक्षा वगैरह में पढ़ोगे आप तो ये पढ़ लूँगे। इसके बाद यूकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसमें यूकैरियोटिक अंगक नहीं मिलते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो इसकी जो कोशिका झिल्ली है यहाँ पे ये विभेदित आकार में मिलती है, यानी कि यहाँ पे जो है इसको अंतर्वलन कहते हैं, यानी कि जो झिल्ली है इस टाइप से जो है फोल्डेड हो जाती है। तो उस फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं मेसोसोम। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में इतनी जानकारी आपको याद रखनी है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कोशिका आवरण एवं इसके रूपांतरण। तो अब प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो ये जो जटिल रासायनिक कोशिका आवरण इसमें देखने को मिलता है। तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे जो कोशिका आवरण है वो दृढ़तापूर्वक बंद कर जो 3 स्तरीय संरचना बनाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। जो बाहरी परत है वो है ग्लाइकोकैलेक्स। इसके बाद आपने को देखने को मिल जाएंगी 1 मिनट। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलेंगी कोशिका भित्ति और फिर कौन सी देखने को मिलेंगी? कोशिका झिल्ली। इसका मतलब एक क्या है? ग्लाइकोकैलेक्स, फिर है कोशिका भित्ति और फिर क्या है? कोशिका झिल्ली। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो जीवाणु की बात करें तो जीवाणु में 1 मिनट, 1 मिनट, ठीक है। जीवाणु की बात करें तो इसको अभिरंजित करेंगे, यानी इसकी स्टेनिंग करेंगे, इसको रंगेंगे, हम लोग होली खेलेंगे कुल मिला के इसके साथ। तो जीवाणु की बात करें तो जब इसको रंगते हैं तो 2 श्रेणियों में इसको हम लोग विभाजित करते हैं। तो एक होता है ग्राम पॉजिटिव, मतलब ग्राम अभिरंजित होते हैं। 1 मिनट, देखो फिर से इसको कंटिन्यू करते हैं। 1 मिनट, देखो जीवाणु है, इसके साथ क्या खेली अपन ने? होली खेली। तो 2 प्रकार से हम लोगों को जो है मेम्ब्रेन देखने को मिलेंगी, सॉरी मेम्ब्रेन नहीं, इसकी कोशिका भित्ति, ठीक है। 2 प्रकार से कोशिका भित्ति देखने को मिलेंगी, एक ग्राम पॉजिटिव और एक क्या होंगी? ग्राम नेगेटिव। तो अब ग्राम पॉजिटिव किसे कहेंगे और ग्राम नेगेटिव किसे कहेंगे? जो ग्राम अभिरंजित हो जाएंगी, यानी कि जिसको रंगने पर कलर आ जाएगा वो ग्राम पॉजिटिव, और जिसको रंगने पर जो अभिरंजित नहीं होंगी यानी कि कलर नहीं आएगा उसको क्या कह देंगे? ग्राम नेगेटिव। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ग्लाइकोकैलेक्स के बारे में। तो ग्लाइकोकैलेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे ये मोटी संरचना होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ग्लाइकोकैलेक्स में 2 आवरण होते हैं। अगर ढीला आवरण हुआ यानी ढीली आच्छाद यानी ढीला आवरण हुआ तो उसको अपन कहेंगे औपंक परत, यानी कि इसको इंग्लिश में कहते हैं स्लाइम लेयर। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि इसके बाद हम लोग बात करें तो मोटी या कठोर आवरण इसमें होगा तो उसको अपन कहेंगे कैप्सूल या फिर संपुटिका। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुके हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो जो जीवद्रव्य झिल्ली होती है ये प्रकृति में जो है कैसी होती है? ये होती है अर्धपारगम। यहाँ पे लिखा है वर्णात्मक, तो शायद ये हिंदी में जो है गलती हो जाती है, तो ये आपको याद रखना, आपको इंग्लिश NCERT में जाके देखना है, ठीक है, कि वहाँ पे सही क्या है। तो जीवद्रव्य झिल्ली कैसी होती है? अर्धपारगम में होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट।
जो सबसे इंपॉर्टेंट मीसोसोम पढ़ा था अपन ने कि जो कोशिका झिल्ली है वो फोल्डेड हो जाती है तो उसको मीसोसोम कहते हैं। जब ये फैलती है तो ये 3 रूपों में फैलती है, पहला पुट्टिका, दूसरा नलिका और तीसरा क्या है, पटलिका। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो मीसोसोम है इसका मुख्य कार्य क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत सारे कार्य है लेकिन यहाँ से क्वेश्चन आता है इसका मुख्य काम क्या है, श्वसन। तो श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया का भी काम होता है, तो आपको याद रखना है जो मीसोसोम है किसके समान काम करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के समान। क्या काम है इनका, श्वसन का। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक जैसी नील हरित जीवाणु के कोशिका द्रव्य में झिल्ली में विस्तार होता है। देखो बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, अगर उसमें झिल्ली में विस्तार होगा तो उसको मीसोसोम कहेंगे, लेकिन अगर नील हरित जीवाणु में जो है फैलाव होगा तो उसको अपन क्या कहेंगे, उसको अपन कहेंगे वर्णिलवक, जिसमें बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, वर्णक पाए जाएंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो जीवाणु होता है, जीवाणु के को हम लोग जब बांटते हैं तो ये 3 भागों में जो है बटा होता है। 1 मिनट, सॉरी, जीवाणु को नहीं, जीवाणु में जो चलने वाली जो संरचना होती है जिसको कसाबिका कहते हैं या फ्लैजिला कहते हैं, तो फ्लैजिला को जो है 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला तंतु यानी कि फिलामेंट, दूसरा होता है अंकुश जिसको अपन हुक कहते हैं, और तीसरा आधारी बॉडी जिसको अपन बेसल बॉडी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना, नीट में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है, क्या कहते हैं इसको अपन, बेसल बॉडी। ठीक है, तो बेसल बॉडी क्या होती है बस आपको ये याद रखना है। देखो कसाबिका का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तंतु है। मिड वाला भाग कौन सा होगा, अंकुश होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मिटा दूं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये याद रखना है, कोशिका सतह से बाहर की ओर फैला होता है। ठीक है, कौन, यहाँ पे तंतु। 1 मिनट, एक बार कर ले कंफर्म, तंतु कसाबिका का सबसे बड़ा भाग होता है और यहाँ कोशिका सतह से बाहर। ठीक है, चलो एक छोटा सा डायग्राम बना के बता दूं मैं आपको। ये होती है इस टाइप से बैक्टीरिया की संरचना। तो ये जो बाहर वाला रीजन है ना, इसको अपन क्या कहते हैं, यहाँ पे तंतु कहते हैं। और फिर बीच में क्या होंगी, सेल मेम्ब्रेन होंगी, और फिर क्या होंगी, कोशिका भित्ति होंगी। तो बेसल बॉडी किसे कहते हैं, आपको याद रखना है कि यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन और जो सेल वॉल है, सेल वॉल, इसके बीच का जो स्पेस होता है ना उसे अपन बेसल बॉडी कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं जीवाणु के बारे में। तो जीवाणु में एक और संरचना देखने को मिलती है जिसको रोम या झालर कहते हैं अपन। सो 1 मिनट, इसको रब करें, एक बैक्टीरिया बनाएं, इसकी बॉडी पे इस टाइप से आपको संरचना देखने को मिलती है। वो डिटॉल वाले ऐड देते हैं, 99% बैक्टीरिया का सफाया। तो इसको अपन क्या कहते हैं, फ्लैजिला। और ये क्या होता है, इसको अपन कहते हैं रोम या फिर झालर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये गति में ये सहायता नहीं करता है, गति के लिए तो ये यहाँ पे फ्लैजिला ही रिस्पॉन्सिबल है। तो ये करता क्या है, तो यहाँ पे ये एक विशेष प्रोटीन का बना होता है जो एनसीईआरटी ने नहीं दिया, तो आपको याद रखना शायद ये जो है पाइलिन प्रोटीन का बना होता है। ये याद रखना है आपको, पाइलिन प्रोटीन का बना होता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका मुख्य कार्य होता है, ये जीवाणु में जो है पानी की धारा में पाई जाने वाली जो चट्टान है, चट्टान व पोषक ऊतकों 1 मिनट, पोषक ऊतकों से चिपकने में ये क्या करता है, सहायता करता है। देखो तो यह हालत है, हिंदी पढ़ने में अभी इतनी प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं है, हिंदी पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। आप भी पढ़ के देखना, आप भी वीडियो बना के देखना, ये सारी प्रॉब्लम आपको भी आएंगी। सो चलिए, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि रोम और झालर का काम क्या है, चिपकने का। किससे चिपकेगा, कोई ये लड़का नहीं है कि लड़की से चिपकेगा, या लड़की नहीं है कि किसी लड़के से चिपकेंगी। यहाँ पे ये क्या है, झालर, ये खाने को, चूसने को जो है चिपक रहा है। इसका मतलब क्या होता है, पोषक ऊतकों से बैक्टीरिया क्यों चिपकते हैं, ताकि वहाँ से उसको खाना मिले। चट्टानों पे क्यों चिपकते हैं, ताकि वहाँ से भी उसको खाना मिल सके। चलिए, इसके बाद हम लोग बात करते हैं राइबोसोम के बारे में। तो राइबोसोम के बारे में हम लोगों को क्या देखना है, तो राइबोसोम की बात करें तो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है, यह आपको याद रखना है जीवद्रव्य झिल्ली से जुड़े होता है। आपको याद है ना, ये ऐसी संरचना होती है, तो करीब यहाँ पे होते हैं। तो ये कोशिका जीवद्रव्य झिल्ली या कोशिका झिल्ली के पास होते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, इसकी 2 इकाई होती है, उप इकाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ पे नहीं बताया गया है, तो ये याद रखना, एक होता है 70S, सो 1 मिनट, एक होता है 70S जो प्रोकैरियोटिक में होता है, एक होता है 80S जो किसमें देखने को मिलेगा, यूकैरियोटिक में। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, तो आप जो है 50 और 30 की 2 यूनिट बनाओगे तो ये 70S बन जाएगा, और 80S के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 और 40 की 2 यूनिट लगेंगी तो आपका 80S बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, यहाँ पर इसका काम क्या है, इसका काम है प्रोटीन बनाना। सो 1 मिनट, राइबोसोम का काम क्या है, प्रोटीन बनाना। तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं
प्रोटीन बनाने के लिए किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, नीट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। राइबोसोम की, बहुत सारे राइबोसोम एक संदेशवाहक आरएनए से संबद्ध होकर एक श्रृंखला बनाते हैं, यानी कि एमआरएनए की प्लेट बनती है, ये एमआरएनए की प्लेट बनती है और इसके ऊपर राइबोसोम जो है ना चिपकते जाते हैं और प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। और जब प्रोटीन का निर्माण होता है या जो प्रोसेस होती है प्रोटीन के निर्माण की, उसको अपन क्या कहते हैं, नीट में भी 1-2 साल पहले ही क्वेश्चन पूछा था, तो उसको अपन कहते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर उसको कहते हैं, मतलब सॉरी हिंदी में पहले पढ़ता हूँ, बहुराइबोसोम अथवा बहुसूत्री, यानी उसको पॉलीसोम कहते हैं या फिर पॉलीराइबोसोम कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। तो आपको याद रखना पॉलीराइबोसोम में दो जो है क्या बोलूँ मैं इससे, 2 सब्सटेंस या 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहला राइबोसोम और दूसरा क्या होगा हमारा एमआरएनए, यानी संदेशवाहक आरएनए। क्लियर है यहाँ तक के। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, तो अंतर्विष्ट पिंड की बात करें तो अंतर्विष्ट पिंड के बारे में आपको याद रखना है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में जो है कुछ अंतर्विष्ट पिंड जो है संचित रहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, ये झिल्ली द्वारा घिरे नहीं होते हैं। कौन कौन से हैं, फॉस्फेट कणिकाएं, साइनोफाइसिन कणिकाएं और ग्लाइकोजन कणिकाएं, तीनों याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसके अलावा भी जो वहाँ का कोशिका द्रव्य होता है उसमें क्या होती है, गैस राजधानी होती है। तो गैस राजधानी कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगी, नील हरित, बैगनी और हरी प्रकाश संश्लेषित जीवाणु में ये देखने को मिलती है। तो इतनी चीज़ें याद रखना है। इसके बाद हम लोगों को देखना है नेक्स्ट। ये डायग्राम है तो ये आप देख लेना, बेसिक डायग्राम है तो ये आप एक बार देख लेना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में हम लोग देखते हैं। तो यूकैरियोटिक कोशिका जो होती है कौन कौन सी होती है, पादप, जंतु और कवक में ये देखने को मिल जाएंगी। इसके बाद आपको याद रखना है इसमें झिल्लीदार अंगक की उपस्थिति होती है, यानी जो भी कोशिकांग है वो झिल्ली द्वारा जो है परिबद्ध रहते हैं, उसमें आवरण होता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं सभी यूकैरियोटिक जो है भिन्न होते हैं, एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि पादप कोशिका की बात करें तो इसमें कोशिका भित्ति होती है, लवक होता है और एक बड़ी राजधानी देखने को मिलती है। जबकि अपन प्राणी की बात करें तो प्राणी में ये सब क्या होता है, अनुपस्थित, यानी राजधानी तो होती है लेकिन छोटी होती है और ना ही इसमें लवक होता है ना ही कोशिका भित्ति होती है। अब फिर हम लोग प्राणी की बात कर ले तो आपको याद रखना है, यानी कि एनिमल सेल की, तो इसमें तारकाय देखने को मिलता है जो लगभग सभी पादप कोशिका में क्या रहता है, अनुपस्थित रहता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट देखना है कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली की जो स्टडी की गई थी मनुष्य की आरबीसी पे की गई थी, यानी लाल रक्त कणिका की जो कोशिका होती है उस पर की गई थी। तो यहाँ पे इसका जो है रासायनिक अध्ययन किया गया। तो बाद में हमको पता चला कि ये किसकी बनी होती है, ये बनी होती है लिपिड की बनी होती है। ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो लिपिड भी जो होता है, लिपिड की बात करें तो 1 मिनट इस अध्ययन के बाद इस बात की पुष्टि हुई कि कोशिका द्रव्य मुख्य लिपिड व प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। इसमें प्रमुख कौन कौन होता है, लिपिड व फास्फोलिपिड, यानी वही फास्फोलिपिड ही होता है। तो आपको याद रखना है जो लिपिड है वो फास्फोलिपिड है, जो 2 सतहों में जो है व्यवस्थित होता है। जो है लिपिड झिल्ली अंदर व्यवस्थित होती है, जिनका ध्रुवीय सिरा बाहर की ओर व जल भीरु पुच्छ सिरा अंदर की ओर होता है। देखो कैसे होता है लिपिड, ऐसे होता है। इसका भाग होता है एक हेड और एक होता है टेल। तो हेड को क्या कहेंगे अपन और टेल को क्या कहेंगे, टेल को यहाँ पे पूंछ कह रहे हैं। ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, ध्रुवीय सिरा, ये वाला ध्रुवीय सिरा है। ये ध्रुवीय सिरा की बात करूँ तो ये बाहर की ओर है, वह जल भीरु सिरा, यानी जो जल भीरु सिरा पुच्छ सिरा ये अंदर की ओर है। तो ये जो पूंछ वाला सिरा है ना, ये क्या होता है, हमेशा अंदर होता है, ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। इससे हमको पता चलता है कि ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की बनी होंगी और जो अध्रुवीय सिरा है, ये वाला अध्रुवीय सिरा है। ठीक है। ये जो है जलीय वातावरण से सुरक्षित रहता है, यानी ये याद रखना है कि जो हेड वाला पाल मीन्स मैं ही पाल हूँ तो मुझे वही याद आ रहा है। हेड की बात करूँ तो जो हेड है वो जल में रहता है और जो अध्रुवीय सिरा होता है जल वातावरण से सुरक्षित रहता है, यानी कि जल में इसका कोई लेना देना नहीं है, जल के संपर्क में नहीं रहता है। याद रखना, क्वेश्चन आता है यहाँ से। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट बात करें हम लोग तो यहाँ से देख लेते हैं। ठीक है। ये जलीय वातावरण से सुरक्षित रहता है। इसके अतिरिक्त फास्फोलिपिड झिल्ली में कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो लिपिड आपको पता है कोलेस्ट्रॉल को ही कहते हैं, तो ये याद रखना है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, बाद में हमको पता चला जब जैव रासायनिक अनुसंधानों ने स्पष्ट किया कि कोशिका झिल्ली में जो है प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं। तो प्रोटीन व लिपिड के अनुपात की बात करें तो इरिथ्रोसाइट यानी मानव की या मनुष्य की जो आरबीसी है उसमें 52% हम लोगों को प्रोटीन देखने को मिला और 40% क्या देखने को मिला, लिपिड देखने को मिला। इसके बाद हम लोग बात करते हैं झिल्ली में पाए जाने वाले प्रोटीन को अलग करने की सुविधा के आधार पर
प्रोटीन यहाँ पे दो प्रकार से होते हैं, एक होते हैं अंगभूत और एक होते हैं परिधि। अंगभूत का मतलब इंटरनल प्रोटीन, परिधि का मतलब जो है पेरिफेरल, यानी कि जो लिपिड होगा उससे बाहर होगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोगों को जो है 1972 में सिंगर उगाने वाला सिंगर नहीं, एक वैज्ञानिक का नाम है, तो सिंगर वन निकोलसन ने एक मॉडल दिया जिसको कहते हैं तरल कृमि नमूना, यानी कि तरल मोजेक मॉडल। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पर जो लिपिड है ये अर्ध तरल प्रकृति होने के कारण, अर्ध तरल यानी समझते हो ना लिपिड ना सॉलिड, सॉरी लिपिड नहीं मतलब ना लिक्विड ना ही सॉलिड, तो उसको अर्ध तरल कहेंगे। तो जिसके कारण यहाँ पे जो फॉस्फोलिपिड है उसकी द्विसतह होती है और ये प्रोटीन की पार्श्वी गति करता है। पार्श्वी गति का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे मैं बताऊँ, ये लिपिड है आपका और यहाँ पे प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ना, यहाँ तक के तो गति कर सकता है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक के नहीं कर सकता। पार्श्वी का मतलब क्या होता है, लैटरल है ना, बाजू में, यहाँ से लेके यहाँ तक के जा सकता है, तो पार्श्वी गति ये कर सकता है। क्लियर है, ये चीज़ आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। सो 1 मिनट, ये इसका डायग्राम है। देखो क्या बोला, ये इंटरनल प्रोटीन है, यहाँ पे फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर है जो हम लोगों को देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, ये 2 लेयर है, ये हेड वाला पार्ट है ये वाला, और ये वाला क्या है, टेल वाला पार्ट। इसके बाद ये कोलेस्ट्रॉल भी दिया हुआ है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे शर्करा भी है और क्या है, परिधि प्रोटीन भी है। तो 1 मिनट रुको आप, तो इसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। चलिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं। तो ये हम लोगों ने क्या देखा, ये सेल मेम्ब्रेन का डायग्राम देखा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। हम लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि इसके कार्य क्या है। इसके कार्य की बात करें तो इसका कार्य ये है कि जो अणु होते हैं, अणुओं का ये परिवहन करता है। मतलब यहाँ से जो अणु है वो क्या होता है, मतलब सेल मेम्ब्रेन से होकर गुजरते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं चयनित पारगम्य। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है, नीट में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि सेल मेम्ब्रेन कैसी होती है। तो चयनित पारगम्य का मतलब क्या होता है, ये चयन करती है कि किसको अंदर जाने देना है और किसको अंदर नहीं जाने देना है। तो कुछ अणु जो है बिना ऊर्जा के ही जो है अंदर चले जाते हैं मेम्ब्रेन के, उसको हम लोग कहते हैं निष्क्रिय परिवहन। ठीक है, ये कैसे काम करता है तो आपको ये याद रखना है, ये काम करता है यहाँ पर उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, मीन्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। इसको अपन कहते हैं साधारण विसरण। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पर जो जल है, जल की बात करें तो यहाँ पर जो है ये भी जो है झिल्ली से उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो विसरण है, विसरण द्वारा जल के प्रवाह को अपन परासरण कहते हैं। तो जब जल का मतलब परिवहन होगा ना, तो उसको अपन परासरण कहेंगे। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, ध्रुवीय अणु जो अध्रुवीय लिपिड सतह से होकर नहीं जा सकते हैं, उन्हें झिल्ली से होकर परिवहन के लिए क्या करना होगा, एक वाहक प्रोटीन की जरूरत होगी। जो झिल्ली को पार नहीं कर सकते हैं तो क्या करेंगे, जैसे मैं बात करूं पानी की, हम लोग पानी को पार नहीं कर सकते तो किसकी सहायता लेते हैं, नाव की। तो उसी प्रकार यहाँ पे अगर ये कोई अणु जो है सेल मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पा रहा है तो वाहक प्रोटीन की मदद लेगा। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कुछ अणु जो है कुछ अणु को यहाँ पे जो है कोशिका मेम्ब्रेन को पार करने के लिए ऊर्जा या ATP की आवश्यकता होती है, जिसको हम लोग कहते हैं सक्रिय परिवहन। और हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे एक पंप काम करता है, उस पंप को अपन कहते हैं सोडियम आयन या फिर पोटेशियम आयन पंप। क्लियर है। तो इतनी मिस्टेक क्यों हो रही है, क्यों इतने फंबल हो रहे हैं, इसलिए क्योंकि मुंह में आए हुए हैं छाले। तो मैं तो बना रहा हूँ वीडियो फिर भी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग समझदार हो, आप लोग स्टूडेंट लाइफ जी रहे हो, तो आपको पता है स्टूडेंट लाइफ ऐसी होती है जहाँ पे छाले आना एक कॉमन बात होती है, क्योंकि कई बार नींद नहीं होती है, तो कई बार जो है वो जो रूटीन है वो टूट जाती है किसी कारण की वजह से। और अब तो नीट का एग्ज़ाम आ रहा है, तो बहुत सारे लोगों की रूटीन जो है ख़राब होंगी, लेकिन मैं बताऊँ आपको, एग्ज़ाम जो है ना ऐसे नहीं निकलता। एक अच्छी रूटीन रखो। अब आप बोलोगे सर आपको छाला है और आप हमें बोल रहे हैं, तो क्या आप क्या चाहते हो कि वीडियो नहीं बनाऊँ मैं? आपके लिए बना रहा हूँ। चलो ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए ही इतना ही देखेंगे, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अभी तक क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए हम लोग बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए मुस्कुराते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।